हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार। अपने इलेक्ट्रिकल का टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर। अपने कल पढ़ा था ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो आज अपने पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। भी ट्रांसफार्मर जो है कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वोल्टेज के आधार पर, फेजों की संख्या के आधार पर, कूलिंग के आधार पर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे भी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले आता है आउटपुट वोल्टता के आधार पर, यानी कि आउटपुट वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है, उसके आधार पर ट्रांसफार्मर कितने भागों में बांटा गया है। तो आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्सायक ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्टेप अप यानी कि बढ़ना। ठीक है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। यानी कि इनपुट में अपने क्या होगी, लो वोल्टेज होगी, और आउटपुट में अपने को क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगी। तो जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है, वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या उत्सायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दो तरीके की वाइंडिंग होती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, जिससे सप्लाई से जोड़ा जाता है, स्रोत से जोड़ा जाता है, वो प्राइमरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे स्रोत लोड से जोड़ा जाता है, वो कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में अब टर्नों की संख्या के आधार पर इनको किया गया है कि जब ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करेगा, तो लो वोल्टेज वाली साइड में क्या होगी, टर्नों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जिस तरफ हाई वोल्टेज होगी, उस टर्नों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो टर्नों की संख्या के आधार पर इनको हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। तो लो वोल्टेज को ये भी बोल सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो प्राइमरी में टर्नों की संख्या होगी NP और सेकेंडरी में होगी NS। इसके बाद में आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, जैसे कि नाम से फिर पता चल रहा है, स्टेप डाउन यानी कि यह क्या करेगा, कम करेगा किसको, वोल्टेज को। तो कम करेगा, तो जब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, तो वो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन। डाउन मतलब कम होना। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में जो ट्रांसफार्मर बदलता है, उसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हिंदी में से बोल जाता है अपचायक ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या होगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो उसमें टर्नों की संख्या क्या होगी, हाई वोल्टेज की तरफ टर्नों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, और लो वोल्टेज की तरफ टर्नों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें जैसे मान लो टर्नों की संख्या क्या हो जाएगी, NP, और इसमें टर्नों की संख्या क्या हो जाएगी, NS। ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या N होगी, NP मतलब प्राइमरी में टर्नों की संख्या। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में NS, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या NS। तो हमेशा इसमें क्या होगा, NP हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे, NS से। यानी कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या हमेशा कम होगी किससे, प्राइमरी से। प्राइमरी में हमेशा टर्नों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसके बाद में आता है फेजों की संख्या के आधार पर, यानी कि फेज जो होते हैं उनकी संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है। तो फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज पे कार्य करता है, सिंगल फेज AC सप्लाई पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है सिर्फ और सिर्फ AC सप्लाई पे कार्य करता है, DC पे कार्य नहीं करता। तो वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज AC सप्लाई पे कार्य करता है, उसे क्या करते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जैसे कि अपने इन्वर्टर में लगा होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, रेडियो, रिसीवर, TV वगैरह में। ठीक है, तो अपने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, घरेलू उपकरणों में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इसके बाद में 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जिसमें 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जिसमें ट्रांसमिशन में, विद्युत उत्पादन केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे कोर की संरचना के आधार पर, संरचना जो कोर होती है, ठीक है, सिलिकॉन स्टील की जो कोर बनाई जाती है, उसके आधार पर जो है ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स का होता है। संरचना, कोर की संरचना जो होती है E, I, U, L, C किसी भी आकार की हो सकती है। E फॉर्म में बना लो, ठीक है, I फॉर्म में बना लो, U फॉर्म में बना लो। उस अलग अलग फॉर्म के आधार पर ट्रांसफार्मर को कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर के संरचना के आधार पर सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, उसमें क्या होता है, E और I की स्टैंपिंग्स की कोर जो होती है यूज होती है। ठीक है, जो कोर होती है उसका स्टैंपिंग्स का आकार क्या होता है, E और I की फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि E और I की फॉर्म में जब अपने सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मध्य जो भुजा होती है, ठीक है, मध्य जो भुजा होती है उसका क्षेत्रफल बाकी दोनों भुजाओं के क्षेत्रफल से डबल होता है। तो ये जो मध्य वाली भुजा होती है, इसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। मध्य भुजा पर पहले प्राइमरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो
सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या होता है, एक ही भुजा के ऊपर दोनों वाइंडिंग स्थापित की जाती है, पहले प्राइमरी वाइंडिंग और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और इसमें चुंबकीय फ्लक्स के दो मार्ग होते हैं, एक तो ये मार्ग होता है चुंबकीय फ्लक्स का, और एक कौन सा मार्ग होता है, ये। इसमें दो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग होते हैं, ठीक है। और ये मध्य वाली भुजा जो होती है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है, डबल होता है। और इसके दो चुंबकीय पाथ हो गए, दो समांतर चुंबकीय पाथ होते हैं। इसके बाद में है कोर टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एल आकृति के दो सेट तैयार किए जाते हैं, एल आकृति की सिलिकॉन स्टील के, और उन पे क्या होता है, पहली एक इनमें दो सेट होते हैं, पहले पे क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग स्थापित होती है, और दूसरे पे क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और इसमें चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग होता है वो एक ही होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो एक ही मार्ग स्थापित होता है। जैसे कि सेल में क्या था, दो टाइप के चुंबकीय फ्लक्स मार्ग थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही टाइप का चुंबकीय फ्लक्स मार्ग होता है। फिर आता है बेरी टाइप। बेरी टाइप का जो है, बेरी के आकार का होता है अलग अलग, ठीक है। अनेक चुंबकीय मार्ग होते हैं इसमें, अनेक चुंबकीय मार्ग होते हैं, और इसमें लीकेज की फ्लक्स की लीकेज जो फ्लक्स होता है वो भी बहुत कम मात्रा में होता है, विशेष जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है शीतलन के आधार पर, यानी कि इनको ठंडा रखने के आधार पर। ट्रांसफार्मर जो होता है वो हीट होता है, उसको ठंडा रखने के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्राकृतिक शीतलन के आधार पर। प्राकृतिक शीतलन के आधार पर यानी कि नेचुरल एयर के आधार पर इसको किस बांटा गया है सबसे पहले। तो ये जो 20 kVA तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, 20 kVA 20 kVA, तो उनको प्राकृतिक शीतलन के द्वारा ठंडा किया जाता है। दूसरा है ऑयल द्वारा शीतलन। ऑयल यानी कि जो अपनी वाइंडिंग होती है और कोर जो होती है उसको ऑयल के अंदर स्थापित किया जाता है, ठीक है। वाइंडिंग और ऑयल, वाइंडिंग और कोर को ऑयल के अंदर स्थापित किया जाता है। वो ऑयल जो होता है वो क्या करता है, उस जब ट्रांसफार्मर अपना चलता है तो उसमें हीट पैदा होती है, उससे क्या होता है, उसको कूलिंग भी देता है और वाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन भी पैदा करता है। तो ये जो ऑयल होता है वो क्या काम करता है, कूलिंग और इंसुलेशन दोनों का कार्य करता है। तो ऑयल के द्वारा भी इसको क्या किया जाता है, अपने ठंडा किया जाता है। तीसरा आता है जल द्वारा शीतलन। जल के द्वारा शीतलन यानी कि यही ट्रांसफार्मर है जो ऑयल होता है जिसमें, ठीक है, और ऊपर अपने क्या करते हैं, ऑयल से ऊपर थोड़ा उसमें क्या होता है, अलग अलग छल्लेदार एक पाइप डाली जाती है, जिसमें एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है और दूसरी तरफ से वो हीट होकर गर्म पानी बाहर निकल जाता है। उससे क्या होता है, जब वो ठंडा पानी जब अपने ऑयल के संपर्क में आता है तो ऑयल को क्या करता है, ठंडा करता है। तो उसमें जो जल के द्वारा भी इसका शीतलन किया जाता है। फिर आता है एयर प्रेशर के द्वारा। एयर प्रेशर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें नीचे एक ब्लोवर का यूज़, यानी कि ब्लोवर एक पंखे का यूज़ करके उनको नीचे से ठंडी हवा फेंकी जाती है। उससे क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर अपना हीट होने से बच जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।